Very good morning, student. Today I want to introduce about laws of motion. बच्चों, लॉज ऑफ मोशन के बारे में आपने 9th में पढ़ा है। चीज़ें अगर भूल गई हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास 9th का वीडियो, आप जो लॉज ऑफ मोशन गया हुआ है 3-4-5 वीडियो, उसको आप देख लेंगे। हम ऐसे ही एक बार हल्का सा रिवीजन दे रहे हैं उसके बारे में, और उसके बाद जो आप इंटरमीडिएट में दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू। कंप्लीशन के लिए इस चैप्टर से जो चीज़ें आपको पूछी जाती हैं वो हम आपको बताएंगे। तो हमने पहले ही आपसे कह दिया है कि 11th जो हम पढ़ाते हैं वो कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, ताकि 12 के बाद जाकर आपको कठिनाई ना हो। और कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, और जो 12th में पढ़ाते हैं वो आपके बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं। तो अब यहाँ आप देखो, ये जो फोर्स क्या है, आपने पढ़ा होगा 9th में। फोर्स इज अ पुल और पुश विच changes the position of a body or direction of motion of a body or tends to change। ये वस्तु की गति को परिवर्तित कर देता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है, चलती ही वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर देता है। तो ये फोर्स है। जो मास है, मास 2 टाइप्स, एक तो इनर्शियल मास होता है और एक ग्रेविटेशनल मास होता है। देखो, इनर्शियल मास ये पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी जाओगे ये चेंज नहीं होगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में मास जो है वो चेंज नहीं होता, लेकिन रियलिस्टिक मैकेनिक्स जो है उसमें जो स्पीड बढ़ता है तो मास चेंज हो जाता है। एमओ अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जी इस रिलेशन के अनुसार ये चेंज होता रहता है। तो ये रहा मास। अब देखो, फोर्स की जो यूनिट है आप पढ़े हुए हो, यूनिट ऑफ फोर्स की यूनिट आप कहते हो न्यूटन या SI यूनिट। ये न्यूटन है। मैट्रिक और सीरियस यूनिट ये डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन होता है। उसके बाद एक ग्रेविटेशनल यूनिट होती है, यूनिट ऑफ फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट है, ये होता है kg वेट। तो किलोग्राम वेट, इसमें 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब G से, तो आपका मिल जाता है न्यूटन। तो ये फोर्स की यूनिट है। अब इनर्शिया के बारे में गैलीलियो ने बताया था कि कोई वस्तु स्थिर है या अ बॉडी ऑलवेज अपोजेज एनी चेंज इट्स पोजीशन, तो वो प्रॉपर्टी जो है, द प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी चेंजेस एंड अ बॉडी अपोजेस एनी चेंज इट्स पोजीशन। जैसे ये डस्टर यहाँ रखा हुआ है, ये रखा ही रहेगा जब तक कि कोई इस पर हम फोर्स न लगाए। फोर्स लगाने का मतलब ये अपोज कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स का, ये इनर्शिया है। अब इसी को न्यूटन ने मॉडिफाई किया। ये अरस्तु के न्यू विचार थे, न्यूटन ने इसको मॉडिफाई किया और अपना पहला नियम दे दिया, जिसको कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन कहता है कि बॉडी
in rest or a body in motion will continue in rest or in motion with same speed and same direction unless any external force is applied. देखो कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी तब तक जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। अब इसके बाद स्टूडेंट इनर्शिया हो गया। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। यहां से मोमेंटम आता है। मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये आपके वेक्टर है इक्वल mv, ये वेक्टर है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। अब सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि force applied at any body is proportional to rate of change of momentum. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है force applied at a body is proportional to rate of change of momentum. ये इसके बराबर है। प्रैक्टिकल से देखा गया तो ये बराबर प्रोपोर्शनल नहीं, इक्वल आता है डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा टी को m डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसको लिख सकते हैं m v2 माइनस v1 या m v माइनस m u अपान डेल्टा टी। m v p2 होगा, फाइनल हो जाएगा, और m u इनिशियल होगा मोमेंटम अपान डेल्टा टी। सॉरी, यहाँ m डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हम लोग लिखें तो ये m डेल्टा वी बाई डेल्टा टी जो होगा ये एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, तो F इक्वल m a होता है। दिस इज आल्सो मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिफाइंड इन दिस फॉर्म आल्सो। But the force applied at a body is directly proportional to its mass and directly proportional to acceleration. तो ये चीजें मिलती हैं। उसके बाद इम्पल्स का नंबर आता है, इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स आपका होगा ये इफ फोर्स is applied for any short time interval, then multiplication of product of force and time interval is called impulse of force. ये हो जाएगा F डेल्टा टी। यहाँ से देखो स्टूडेंट, F इक्वल डेल्टा टी बाई डेल्टा टी और F डेल्टा टी इक्वल डेल्टा टी। ये आपका इम्पल्स इक्वल चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। यही एक चीज और है, अगर F को 0 कर दिया जाए, F इक्वल 0, देन डेल्टा टी इक्वल 0। क्या मतलब हुआ? अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 कर दिया जाए तो मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड एट ए बॉडी और ए सिस्टम ऑफ बॉडी, देन देयर इज नो एनी चेंज इन इट्स मोमेंटम। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहीं से निकलता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स ओन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
जितने भी जो भी अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन जरूरी होगा। ये अलग है कि ये एक्शन अलग वस्तु पर हो और रिएक्शन अलग वस्तु पर हो, बट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ। तो ये इतनी चीज़ें हम क्लास 9 के वीडियो में डाल चुके हैं और लॉ ऑफ मोशन में नोट्स बनाने के लिए आप उसका उपयोग करेंगे। इतने तक का नोट्स आप बना जाएंगे और कल से जो हम पढ़ाएंगे वो आपके लिए नया होगा, वो आपके लिए क्लास 11 का होगा। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।